बात करेंगे वर्तमान शिक्षा नीति की, तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो नई शिक्षा नीति वो लेकर आए हैं वो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करेगी। अब व्यक्ति एक समय में 2 डिग्री भी ले सकता है। क्या मानते हैं इससे कितना परिवर्तन आएगा? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई सरकार की जी। लेकिन जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री और माननीय जोशी साहब हमारे एवन फूड मिनिस्टर थे जी, तब नई शिक्षा नीति के एक कंसेप्ट पैदा था और नई शिक्षा नीति एक डेमोक्रेटिक वे में तैयार की गई। जो लोग ये कहते हैं कि नई शिक्षा नीति को उन्हें थोप दिया है, ये कर दिया है, या एक पर्टिकुलर किसी विचारधारा का मसौदा है, मैं उसको नितांत रूप से असत्य कहता हूँ। तो मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ जी। नई शिक्षा नीति का पूरा डेमोक्रेटिक रास्ते से जो भी इसका बना है, क्या प्रारूप बना है, उसके आधार पर बना है। नेशनल सेमिनार्स हुई हैं, मंथन हुआ है, विचार गोष्ठियाँ हुई हैं, हर एक सेक्टर के साथ हुई हैं। ये नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को हुई, कॉलेजों के विश्वविद्यालय के लोगों की हो गई, यही नहीं है। हर सेक्टर के साथ हुई जी। हर सेक्टर के व्यक्ति को, इवन जागरूक नागरिकों को लिया गया, किसानों को भी दृष्टि देखा गया। जो भी समझदार है, पढ़ा लिखा है, जो जानता है कुछ हो। दूसरा क्या है कि हमारी शिक्षा नीति में अगर 2-4 सेंटेंस में ऐसे कहूँ जिसको कहना मेरे लिए उचित होगा नहीं होगा, मैं कह दूँगा। कहना मेरा ये है कि मान लीजिए एक इतिहास को ले लो, ठीक है ना। चाहे इतिहास माइक्रो स्तर पर लिखा गया हो जी, या इतिहास बड़े स्तर पर लिखा गया हो, सत्ताएँ आई चली गई, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इतना विद्रूप कर दिया हमारे इसी विषय को कि इतना कंफ्यूज हो गया अनुभव का करके कि कौन सी बात सच है जी। विरोधाभास बहुत ज़्यादा था। हाँ, क्या सच है। देखिए, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि नेचुरल साइंसेस की बात, फिजिकल साइंस की बात, वो में तो कुछ कर नहीं सकते लोग। भाई टी तो टी रहेगा, सोलर साइंस सोलर ही रहेगी जी, हैं। सबका अपना है, अलग चीज़ है। बट रिवर तो पानी तो जल हाइड्रोजन जैसी वैसी रहेगी, वो तो उसमें तो गंदा नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हमारे साहित्य में, और हमारे साहित्य को तो उतना इफेक्टेड नहीं हुआ जी, लेकिन हमारा इतिहास बहुत इफेक्टेड हुआ। और सरकार का पावन कर्तव्य होता है कि सही रूप से अपने अतीत की सही घटनाओं को सटीक रूप से नवयुवकों के सामने प्रस्तुत करें जी। इस देश में वो नहीं हुआ अब तक। क्या आप लगता है आपको कि अब किया जा रहा है इसके? हाँ, हो रहा है। कम से कम कुछ तो हो रहा है, ना कुछ होने से कुछ तो हो रहा है। आर्टिकल खूब आ रहे हैं, डिस्कशन खूब हो रहा है, फैक्ट रखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया को इस मामले में धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और आपका चैनल ने करेंगे बातें की होगी, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सही दिशा में। तो मेरा मानना ये है कि मैं एक एग्जाम्पल दिया है। मेरा कोई इतिहास के ऊपर ज़्यादा बोलना मतलब नहीं है, मेरा तो न्यूज़ पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल। नई शिक्षा नीति के बारे में मेरा ये कहना है कि नई शिक्षा 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि हमारे पौराणिक परंपरागत जो ज्ञान था, भंडार था, उसका संरक्षण, उसका प्रयोग वर्तमान में जो इग्नोर ही हो गया जी। दूसरा प्रयोग ये है कि वर्तमान नेशन की क्या ज़रूरत है, सोसाइटी की क्या ज़रूरत है, युवक कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा प्रत है, उसको क्या आवश्यकता है, उसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ। तीसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ वो ये है कि एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि हमारी प्रस्तुतता दूसरे देशों से है। अगर हम सही ज्ञान दे करके बच्चे को ठीक से आगे बढ़ा कर ले जाएंगे तो कम्पीट करेगा आगे। और सच है, अपने सच में हमारे वैज्ञानिक इसरो में बहुत कमा रहे हैं। वही हमारे वैज्ञानिक वहाँ चले जाते हैं अमेरिका में, वहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो पलायन था ना अच्छे ब्रेन का, ब्रेन ड्रेन, अब वो नहीं होगा जी।
तो रिसर्च संस्थान बनेंगे, उसमें अपना काम अपने साथ लोग करेंगे। और एक तरीका भी ये हुआ है कि पिछले दिनों में देखा होगा कि बहुत से लोग वहाँ से आ रहे हैं छोड़ कर, और अपने देश में अपने देश के रिसोर्सेज को प्रयोग करके अपनी स्किल को वहाँ यूज़ कर रहे हैं, IT सेक्टर में जी, है ना। तो ये जो नई शिक्षा नीति जो बनी है, मतलब बस्ते का भार चलो ठीक मान लिया मैंने, लेकिन बच्चे को सही से ज्ञान नहीं दे रहे। पहले क्या था, बस्तों का भार, इतना होमवर्क, इतना नथिंग। बच्चे को सही रूप से विकसित करना हमारा उद्देश्य है, केवल पढ़ाकू करके विकसित करना उद्देश्य नहीं है हमारा। जी हाँ, वही लोग सफल हुए। आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत से बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं रह पाते हैं, है ना। सही बात है। जो बहुत ज़रूरत है, बराबरी ज़रूरत है ज़रूर। दूसरा, जैसे अब मान लीजिए हमारे घर वालों ने या आपके घर वालों ने, प्राय गार्जियन देखा जाता है, गार्जियन अपने दिमाग से, उनके दिमाग में एक बात भर जाए कि मैं बेटे को दरोगा बनाऊंगा, मैं बेटे को IAS बनाऊंगा, या मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है। अब बेटे का मन संगीत में लग रहा है, सही बात है। तो आप अपने बच्चे को वहाँ डाइवर्ट कर रहे हो। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। बच्चे की रुचि जिसमें हो उसी में नहीं, जिसमें रुचि हो उसमें अच्छा ज्ञान देकर अच्छा करके आगे बढ़ाओ। तो नेशन एसेट है ना। बच्चा किसी माँ बाप का बेटा नहीं होता। माँ बाप पोषक होते हैं, भावना तो लगाव के होते हैं, जेनेटिक्स उनके साथ होता है, लेकिन चाहे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे संतान हो, सब क्या है ये? नेशनल एसेट। सब देश के लिए, देश के लोग हैं ये। जी, जैसे देश के लिए वनस्पति है, पेड़ है वाले पीपल का, पेड़ है बरगद का, पेड़ है तुलसी का, जी, या जो भी वृक्ष है नीम का, जैसे वृक्ष नेशन के हैं, ऐसे ही संतानें भी नेशन की हैं। हम खुद नेशन के हैं भाई। एक भूवा की सांस लेते हैं ना हवा में, उस भूवा का पानी हम पीते हैं जी। हमारा शरीर की संरचना ऐसी हो जाती है, हैं? हमारी भाषा पर अंतर पड़ जाता है, हमारी रुचियों पर अंतर पड़ता है। तो इसको कलेक्ट करके, उसको तैयार करके एक अच्छा नागरिक पैदा करना होता है, स्वस्थ नागरिक पैदा करना होता है। नौकरी उद्देश्य नहीं है नई शिक्षा का। ठीक बात है। नई शिक्षा का है कि स्वयं अपने आप स्वावलंबन बनो, स्वावलंबी आर्थिक क्षेत्र में बनो, बौद्धिक क्षेत्र में बनो, अपनी रुचि के अनुसार काम आगे बढ़ाओ और एसेट बनो। एसेट केवल नौकरी नहीं होता, शिक्षाविधि नहीं होता। जी, आप वैज्ञानिक हैं, आप भी, आपको भी एसेट है। अब मैं स्वतंत्र की बात कर रहा हूँ। जब मैंने इसको देखा, बातचीत देखी, तो ये बहुत अच्छा है, इसने रुचि के अनुसार काम शुरू किया, ये सेलेक्ट हो चुका है, तो नहीं गया। या आप भी कुछ ना कुछ पहले घर वाले चाह रहे होंगे, सोच रहे, आप फिर इस काम पे आ गए, तो इसमें है आप अच्छा कर रहे हो। तो जो अच्छा करे तो उधर उधर प्रेरित करना चाहिए। इसमें तो सबसे पहले गार्जियन को भी डिस्कस किया गया नई शिक्षा नीति में, ऐसा नहीं किया गया जी। तो सब मसौदा तैयार करके, सब चीज़ करके फिर शिक्षा नीति सुनिश्चित की गई है। और इसमें रिफॉर्मेशन होते रहेंगे, संशोधन होते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ढंग से कराना चाहिए। जी, आज बाल श्रम निषेध दिवस भी है, उस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने आपका देखा, आपका जो जीवन वृत्तांत है उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक रिसर्च पेपर बनाया था मुरादाबाद के पीपल उद्योग में जो है बाल श्रम को कैसे रोका जाए, या उसके विषय में रिसर्च किया। जब मैं मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था जी, तो प्रोजेक्ट मुझे ली थी ICSR से, रियल प्रोजेक्ट थी। मुरादाबाद में पीतल उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग हो, चाहे कानपुर का छबड़ा उद्योग हो, चाहे आगरे का उद्योग हो, इसमें जो बाल श्रम है ना, प्रोहिबिटेड है, लेकिन प्रोहिबिटेड है नहीं। जी। इसमें मैं एक अपना सवाल और पूरा करना चाहूँगा कि बाल श्रम के दो पहलू होते हैं। सरकार का तो जाहिर सी बात है, उसका उद्देश्य है कि बाल श्रम को रोका जाए, लेकिन जो माता पिता होते हैं या जो उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनका एक अपना तर्क होता है कि अगर बच्चे को हम काम पर नहीं भेजेंगे तो घर का जो खर्च है वो चल नहीं पाएगा। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता नहीं हैं या फिर जिनके पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि अगर वो श्रम नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप बाल श्रम को क्या देखते हैं कि मतलब या तो इसके लिए कोई एक रेगुलेशन मतलब कानून होना चाहिए, या फिर बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए? अपना जो
सोच है, मेरे जो अपने विचार है व्यक्तिगत, तो मेरा तो ये मानना है कि बालक से बालक को श्रमिक बनाना ही नहीं चाहिए जी। जैसे सर्व शिक्षा का अधिकार पास किया था, कितने लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है, आप रोजी रोटी की बात कर रहे हो, तो जब वो एज पूरी हो जाए उसके बाद नहीं पढ़ पा रहा, नहीं कुछ है, तो फिर काम पे लगा दो। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या सरकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या गार्जियंस के माइंड सेट को चेंज करने की है। जो माइंड सेट उसका जो हो गया है ना कि मेरे 10 बच्चे होंगे और छोटा छोटा कोई काम करे, वो आएंगे, मैं अपना उनसे देता रहूँ, कोई 10 5 4 5 रुपये हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारा। तो दूसरा क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया जा रहा है कि भैया क्या करेगा MBA पास करके, इंजीनियर बन के क्या करेगा, सड़क पर घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इससे तो बिना पढ़ाए इतना खर्चा करते हैं, ये हो जाएगा हमारा काम। बात में समझ रहे हैं जी। लेकिन जब तक माइंड सेट में ये सब चीज़ रहेंगी तब तक नहीं होगा। माइंड सेट का मतलब शिक्षा का मतलब केवल नौकरी नहीं होती जी। शिक्षा का मतलब एक सभ्य सुसंस्कृत समझदार नागरिक बनना। तो बच्चे को थोड़ा समझदार जरूर बनाएं, बच्चों को समझदार बनाएं, और समझदार बच्चा हो तब माइंड सेट गार्जियन का हो तो ठीक है, लेकिन गार्जियन का हिंदुस्तान में तो माइंड सेट लगभग 90% लोगों का है इस बात। इसलिए इस नेशन में मतलब थोड़ा जड़ता आ गई है इस क्षेत्र में जी। दूसरा, बाल श्रम सस्ता मिल जाता है। अब जहाँ तक मैं बताऊँ आपको मुरादाबाद की बात, बच्चों को 20 वर्ष तक आते आते टीबी या कैंसर हो जाता है चेस्ट का, इतना धुआं हेल कर जाते हैं, 25 वर्ष में ख़त्म हो जाता है। अब गार्जियन से ये पूछो, जो बच्चा तुमने 9 वर्ष का काम पे डाल दिया तो केवल तुम उससे इनकम कितना ले पाए, 18 वर्ष 17 वर्ष, ठीक बात है, तो उसकी उम्र तो बर्बाद हो गई। जी। अगर उसको थोड़ा सा उस तारीख तक रखते, मतलब 15 16 17 18 वर्ष तक रोक लेते किस तरह से, तो बच्चा सर्वाइव करता, 50 60 70 जाता हो तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, पैसा भी ज़्यादा मिलता। तो जो माइंड सेट है ना, इस माइंड सेट को रोकना, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार भी क्या करे, जब हम ही लोग परिवर्तित होना नहीं चाहते तो क्या करेंगे फिर। आपका बहुत लंबा शैक्षिक अनुभव रहा है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा, बतौर शिक्षाविद आज जो भारत है उसको आप कहाँ देखते हैं, जब आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ, भारत को मैं 2-3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक हमारा वो भारत था जो भारतीय भारत था, जब मतलब दूसरे देश जो थे वो कहीं नहीं थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो अकेला भारत था। यहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय देखो, नालंदा विश्वविद्यालय देखो जी, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे इसका, और कितना ज्ञान था उन समय, है ना जी। वो ज्ञान देखिए, सबसे पहले हमारे देश का नुकसान लोग ये कहते हैं कि आर्थिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देश का नुकसान आक्रांताओं ने, वो तो क्षम में है, फसलें उजड़ जाती हैं, फसलें फिर हो जाती हैं और आपके नुकसान होता है, फिर बन जाते हैं घर। लेकिन आक्रांताओं सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि हमारी लाइब्रेरीज होती है, ज्ञान के भंडार जो थे विश्वविद्यालयों में, उन पर सबसे बड़ा हिट कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। हाँ, अंग्रेजों ने नहीं किया, लेकिन अंग्रेज संरक्षण किया, अपने ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन उससे पहले आक्रांताओं ने, उनमें ज़्यादा शिक्षा ज्ञान तो था नहीं, जो भी आए मध्य एशिया से जितने कंट्री लोग आए, उन्होंने केवल सबसे पहले क्या काम किया, चाहे वो हमारे तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, चाहे और दूसरे विश्वविद्यालय हों, उन विश्वविद्यालयों के सबसे पहले लाइब्रेरियों को फूंक दिया उन्होंने, जान भरा हुआ पड़ा था जी। हमारे वेदों में इतना ज्ञान है, इतनी रिसर्च हो रही है वेदों में, जर्मन में स्पेशल रिसर्च होती है इसके ऊपर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे परमाणु के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में वेदों में ज्ञान है, चाहे कानून की बाबत, चाहे चिकित्सा की बाबत जी, चाहे कृषि की बाबत, तमाम ज्ञान ही ज्ञान है। ऋषियों की शोध थी, शोध उन्होंने संकलित कर दी थी अपनी भाषा में, तो भाषा को बर्बाद कर दिया। जो संस्कृत की भाषा पढ़ेगा देखेगा उसको लोग असम समझ लेते हैं, चलो वो छोड़ो,
भाषा कोई भी हो समझ में आनी चाहिए। वे भाषा को बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बनाता कभी। भाषा कुछ भी हो तो नंबर 1 पे भारत वो था हमारा जी। इसके बाद भारत कहीं था ही नहीं। शिक्षा सिमट के रह गई थी। जब और देशों में शिक्षा प्रारंभ हो गई थी लार्ज स्केल, विश्वविद्यालयों की कैटेगरी मेरे पास आई, पुराने 90 सेंचुरी के सब विश्वविद्यालयों की लिस्ट में आई हुई है। जब एक ही विश्वविद्यालय हमारा इतना पुराना, सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय हमारा बना था, नए सिरे से देखा जाता तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था पूरे इंडिया में जी। फिर आपका इलाहाबाद मद्रास बना, और वो तो अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया कि उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। उन्होंने पहले स्कूल खोले थे, जैसे जूडिया स्कूल पास कर लो, बच्चा 8वीं तक पढ़ लो, फारसी अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो उसको तुरंत तहसीलदार बना दो। मनांडे हो गए, जितने पास हुए सबको यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। उनको वर्कर चाहिए थे पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने के लिए जी, प्राथमिक ढांचे को ठीक करने के लिए उन लोगों को नौकरी दे देते थे। तभी तो देश के आदमी अंग्रेज़ों के प्रति, तभी तो लोग हारे बहुत ज़्यादा हम लोग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला ये काम किया, जो भी बच्चा मदरसे खोले, मदरसे स्कूल खोले, स्कूल में जो भी पढ़ा उसे नौकरी देते रहे, 4 पैसे आने लगे रोजी के लिवलीहुड के लिए। तो वो हो गया शुरू। फिर वो डिग्री कॉलेज आने लगा, जो इंटर में अच्छे नंबर आते वो बैरिस्टर बना देते थे लंदन भेज करके, लंदन में अच्छे नंबर लाता सीधे ICS बना देते थे उसको। तो वो जो वर्ग है इंडिया का, वो वर्ग बिल्कुल अंग्रेज़ों के नज़दीक हो गया। दूसरा जब आर्मी बनाई उन्होंने तो नौकरियां दी हमारे लोगों को, तो वो उनके हो गए। हमारे लोगों ने नौकरी लेकर अपने लोगों को मारा है, तो ज्ञान नहीं था जी। तो ये सबसे पहला नुकसान ये हुआ। तो हमारा वर्तमान में अगर कैलकुलेशन करें तो हम कहीं टिकते नहीं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। IIT थोड़ा सब्र कर सकते हैं, संतोष कर सकता है, या एम्स जो हमारा अहमदाबाद का, ये जो कलकत्ता, इन पे थोड़ा बहुत हम सब्र कर सकते हैं। हाँ, क्यों में कहीं खड़े हैं हम लोग। तो अब इस पर ज़्यादा, इस पर से शिक्षा में कुछ होगा जी, इसके आधार पर इसे इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाए, ठीक से लोग समझ के करें, तो लेकिन रिजल्ट आएंगे 10 वर्ष बाद। तो ये थे डॉक्टर RP सिंह जी, जिनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो नेशनल एसेट्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि बच्चों पर अपनी इच्छाओं को थोपकर उनको कोई भी करियर का चुनाव करें, बल्कि वो जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं माता पिता को उसमें भेजना चाहिए। और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर से लेकर तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसी तरह के शानदार इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.